हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी फंडामेंटल का जो टॉपिक है, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो अगर आप एसी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो जो है आपका एसी फंडामेंटल पढ़ने का कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये जो है टॉपिक ऐसा है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं। इधर न्यूमेरिकल आएगा और जो है वो थ्योरी आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था एसी फंडामेंटल का, जो हम लोग बिहेवियर पढ़े थे आरएलसी सर्किट का, सीरीज पैरेलल सर्किट हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप एक बार उसको देखिए एंड देन इसको आप जो है वो पढ़िए, ताकि आपका जो बेसिक अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जो रेजोनेंस हमारा टॉपिक है। रेजोनेंस में हम दो तरीके का रेजोनेंस पढ़ते हैं, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो एक एक करके बात करेंगे। सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है। कुछ इसकी कंडीशंस होती है जो डायरेक्ट कंडीशन एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे वो एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो पूछता है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो हो जाएगा सीरीज रेजोनेंस। तो एक एक करके इसका कंडीशन हम देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे हम फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन हम उसका जो है वो इसी से सिमिलर थोड़ा सा चेंजेस हमको पैरेलल रेजोनेंस में पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा सीरीज रेजोनेंस। तो आप अपना नोटबुक निकालिए एंड इसका जो है आप एक एक करके कंडीशन नोट करिए एंड जो हर एक जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार आप इसको मार्क कर सकते हैं एंड देन जब आप नोट्स बनाएंगे एंड फाइनल एग्जाम में आप इस कंडीशन को देख करके चले जाएंगे तो आपके काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है वो देखेंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। सीरीज रेजोनेंस, तो सबसे पहले हम सीरीज जो आरएलसी सर्किट है उसका जो है वो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रजिस्टर R, ये हो गया हमारा इंडक्टर L एंड ये हो गया हमारा कैपेसिटर C। सप्लाई वोल्टेज जो है वो हमारा AC वोल्टेज V है, अप्लाइड वोल्टेज। पैरामीटर जो है वो हमारे क्या क्या हो जाएंगे, RLC, तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया L एंड ये हो गया C। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा VR, इसके अक्रॉस VL होगा हमारा एंड इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, VC होगा। ये हो गया हमारा करंट I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये देखे थे हम सीरीज आरएलसी सर्किट है। अब हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, तो हमें रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो लिखनी होगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो देखते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा, कि जो पावर जो हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट है, जो हमारा ये पार्ट है, ये L और C, इसकी वजह से ही हमारे सर्किट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है। तो फर्स्ट जो हमारा कंडीशन होता है वो हम देखते हैं क्या है, एक्सएल जो है इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर होना चाहिए, मतलब जो भी इंडक्टिव कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए कैपेसिटिव कंपोनेंट के। एक्सएल हम देखें ये क्या होता है हमारा ओमेगा एल, तो ये हो जाएगा, हम इसको रिप्लेस करते हैं ओमेगा एल से। 1/ओमेगा सी एक्सी की वैल्यू होती है, तो देखेंगे ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी का कंडीशन जो है वो आ रहा है यहाँ पर। तो यही हमारा क्या कंडीशन है, रेजोनेंस का कंडीशन। इसको हम बॉक्स में फिल कर लेते हैं। अब इसी से हम एक एक करके कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट जो है हमारा कंडीशन निकल के आता है वो हो जाता है एक्सएल इक्वल टू एक्सी। यहाँ से ओमेगा जो है स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एल को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ नीचे लेकर के आ रही हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसी। और मैं बोल सकती हूँ ओमेगा नॉट, ये नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजोनेंट कंडीशन को, इसलिए हम ओमेगा नॉट मार्क करते हैं। ये स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसी। और एफ नॉट के बारे में बात करूँ तो 1/2 अंडर रूट ओवर एल सी। ये हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में है, तो इसका यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा रेडियन पर सेकेंड। एंड ये एफ नॉट के टर्म में है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हर्ट्स हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालिए फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट, तो आप बोलेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√ऑफ एल सी। एल और सी की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एफ नॉट निकालो, तो आप इसको क्या कर लीजिए, ट्रिपल स्टार मार्क करके बॉक्स में फिल कर लीजिए। ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, इम्पिडेंस Z पढ़ा था। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जा रहा था, √ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने देखा है कि एक्सएल क्या है, एक्सी के इक्वल है रेजोनेंस कंडीशन में, तो यहाँ हम पुट करते हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो ये टर्म हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये जो हमारे टर्म है रेजोनेंस के केस में 0 हो गया, 0 मार्क कर लेते हैं।
तो यहाँ z क्या निकल करके आता है, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स z इज इक्वल टू आर। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है z का कि z इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब एक बात देखिए आप, एक्सएल इक्वल टू एक्स तो 0 हो गया, अगर यहाँ पर कुछ ये टर्म रहता तो z की कुछ और वैल्यू आती, लेकिन ये टर्म 0 हो गया तो z की वैल्यू r आ रही है, मतलब यहाँ पर z क्या है, हमारा मिनिमम है, इम्पीडेंस हमारा मिनिमम हो जा रहा है। अब इम्पीडेंस और करंट का क्या रिलेशन होता है, अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके जो कंडीशन है उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन आप उसको जो है वो याद कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा कंडीशन हो जाएगा करंट के टर्म्स में, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन, ये Z होता है तो V अपॉन Z ओम्स लॉ के हिसाब से, लेकिन यहाँ हमारा Z क्या है, R है, तो ये अगर मिनिमम है Z तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमारा I मैक्सिमम आएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा सीरीज रेजोनेंस में हमारा करंट मैक्सिमम आ रहा है, Z मिनिमम आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एंड कंडीशन पूछता है कि सीरीज रेजोनेंस में हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आपको कुछ रटना नहीं है, आपको क्या है ये सब देख इस इक्वेशन को लिखना है, एक्सएल इक्वल टू एक्स ही करना है, 0 हो जाएगा, Z इज इक्वल टू आर, तो आप देखेंगे Z यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, Z मिनिमम आ रहा है तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। नाउ फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस का मतलब ये है कि एक्सएल इक्वल टू एक्स ही हो रहा था, इसका मतलब है कि उसका रिएक्टिव कंपोनेंट 0 है, यानी सर्किट में सिर्फ क्या प्रेजेंट है रेजोनेंस के केस में, सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, V और I जो है वो एक दूसरे के फेज में होंगे, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्थ कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, जो cos फाई है पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा UPF, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, जो कि इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ कंडीशन, मतलब करंट I एंड V आर इन फेस, एक ही फेस में है, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ कंडीशन हो गया। फिफ्थ हम देखते हैं, फेजर डायग्राम समझते हैं। अब फेजर डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम्स जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंडक्टर रहेगा इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट मीन्स VL इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। ये हो गया हमारा VL इक्वल टू VC। अब ये देखिए एक सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में जब भी हमारा जो चीज़ कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या लेते हैं, अपना रेफरेंस लेते हैं। तो ये हो जाएगा रेफरेंस के लिए I जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है VL क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ इस तरीके से VL आएगा, क्योंकि एक लैगिंग सर्किट के लिए हमारा VL जो है वो लीड करता है, करंट लैग करता है। तो देखिए यहाँ करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से। VC कहाँ आ जाएगा, VC हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस का केस है, VL इक्वल टू VC आएगा, दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो दोनों इक्वल होगा एंड कैंसल आउट हो जाएगा। हम देखेंगे कि VR जो है वो उसके फेस में हो जाएगा। अब अगर ये दोनों कैंसल आउट हो गया, VL इक्वल टू VC, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा V वो VR के ही बराबर आएगा, यानी कि V इज इक्वल टू VR। तो जो भी हमारा ड्रॉप आएगा सिर्फ रेजिस्टर के केस में आएगा, VL इक्वल टू VC जो है वो हमारा कैंसल आउट हो गया इक्वल एम्पलीट्यूड होने की वजह से। ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हम जो है जो रेजोनेंस कर्व के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम रेजोनेंस कर्व कर सकते हैं। रेजोनेंस कर्व का डेफिनेशन देखेंगे एंड उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे सीरीज रेजोनेंस के केस में, एंड देन क्वालिटी फैक्टर देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो जो हमारा 6th पॉइंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, क्वालिटी फैक्टर। एंड देन अब इस सर्किट को, ये जो हमारा सर्किट है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है इसको, एंड रेजोनेंस वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो 5th पॉइंट हम देख लिए थे। 6th पॉइंट जो है वो हमें क्या देखना है कि क्वालिटी फैक्टर एक सीरीज रेजोनेंस के लिए कितना आता है। तो ये जो है इस टॉपिक को आप $" मार्क कर लीजिए। क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है और कुछ वैल्यू दे देगी एंड देन आपको पूछेगा कि क्वालिटी फैक्टर आप निकालिए।
ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर, कैपिटल Q से हम डिनोट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर को हम सेलेक्टिविटी भी बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है क्वालिटी यानी कि सेलेक्टिविटी इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई सेलेक्टिविटी पूछ रहा है मतलब वो क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा है। अगर हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे क्वालिटी फैक्टर का तो स्टूडेंट्स ये होता है 2 पाई इंटू एनर्जी डिसिपेट, एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड। तो कई बार क्या पूछता है क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्ट डेफिनेशन दे देगा एंड 4 ऑप्शन दे देंगे तो ऊपर नीचे कर सकता है। ये एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड को आपस में इंटरचेंज कर सकता है, यहाँ 2 पाई मिसिंग कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो 2 पाई है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको भूलना नहीं है। ये हो गया हमारा जनरल डेफिनेशन। अगर हम सीरीज रेजोनेंस की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस आर। ये इसका डेफिनेशन होता है हमारा एक रेजोनेंस सर्किट के लिए, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। अब बताइए कि हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना है, तो ये हो गया VL डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर कितना है, ये है हमारा VR। आप VC भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। VL हमारा क्या है, देखिए करंट जो है हमारे सर्किट में I फ्लो हो रहा है। इंडक्टर के लिए हमारा इम्पिडेंस क्या होता है, XL होता है, तो ये हो जाएगा हमारा I XL। VR क्या हो जाएगा हमारा I इंटू R हो जाएगा। तो I हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसल आउट हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है XL अपॉन R इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया क्वालिटी फैक्टर के लिए, ओमेगा L अपॉन R। ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद में थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, जिससे हम यूज़ करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की ओमेगा की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओमेगा हमारा क्वालिटी फैक्टर कितना है, ओमेगा L अपॉन R आ रहा है। Q इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R और यही ओमेगा नॉट है, ओमेगा और ओमेगा नॉट सेम है। सो ओमेगा नॉट की वैल्यू हम पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ LC इंटू L अपॉन R। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये ओमेगा नॉट जो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले थे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC उसको मैंने पुट कर दिया इंटू L जो ऑलरेडी प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई R। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करिए तो देखिएगा आप जो है 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट C ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ L प्रेजेंट है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट L अपॉन C बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया सीरीज रेजोनेंस के लिए 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आते हैं। 4 मार्क कर लीजिए। ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर का। तो हमने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सीरीज रेजोनेंस के लिए क्या देखा था, 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C। जब आप पैरेलल रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसको हमें इस फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 अपॉन R को R से रिप्लेस करना पड़ेगा, L को C से रिप्लेस करना पड़ेगा, C को L से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। थोड़ा सा और बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि इम्पिडेंस का इफेक्ट क्या होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी जो है वो देखते हैं, इम्पिडेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन फ्रीक्वेंसी कर्व हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है हम लेंगे R विथ रिस्पेक्ट टू F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा R। देखिए रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी पे जो है वो डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आप कितना भी बढ़ाइए रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये फर्स्ट फिगर हो गया। सेकंड हमारे केस में क्या है, इंडक्टर है, तो L विथ रिस्पेक्ट टू F और यहाँ XL लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं। इम्पिडेंस हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, इसलिए इम्पिडेंस लेना पड़ेगा। तो XL क्या होता है हमारा 2 पाई F इंटू L होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया हुआ था। तो XL का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब y इज इक्वल टू mx इक्वेशन से ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हमारा हो गया XL और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी।
तो ये हो गया आर, ये हो गया एक्सएल, एंड देन थर्ड वन वाला जो होगा वो एक्सी वर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हमारा एक्सी हो गया। तो देखिए एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, एंड 1/ओमेगा सी क्या होता है, 2/2 पाई एफ इंटू सी, यानी एक्सी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन कहने का मतलब ये है कि ये एक हाइपरबोला टाइप का कुछ कर्व बनेगा, ऐसा कुछ। तो देखिए हमने आर बात कर लिया, एक्सएल बात कर लिया, एक्सी बात कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, इस तीनों को कंबाइन करके एक इम्पिडेंस का ग्राफ ड्रॉ करना। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं तीनों को। ये जो सीरीज रेजोनेंस का क्या है, कंडीशन बता करके ही मैं कंप्लीट नहीं करा रही हूँ, उसमें से आपकी कितने पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने के, वो सब टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहा है, ताकि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, Z वर्सेस F। तो देखिए तीनों को ही हम एक ही वेव फॉर्म में शो करने जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी ले चुके हैं। इसमें देखिए ये हमारा जो कर्व था वो था आर का, तो ये हमारा आर का कर्व हो गया। एल का कर्व कैसा था, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, तो हमने क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन ले लिया। ये हो गया एक्सएल का कर्व, ये हो गया हमारा जेड का, एंड देन एक्सी कैसा था, हाइपरबोला का टाइप कुछ इक्वेशन था, ये था ग्राफ, तो ये हो गया हाइपरबोला। तो देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों को कंबाइन करके ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी ये होता है F0, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड कुछ इस तरीके का जो है वो कर्व आपको मिलेगा ऐसा। और देखिए इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ इस फिगर को। तो ये अगर एक्सी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज माइनस एक्सी, इसे भी हमें कंबाइन करना है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, देन हम आगे देखते हैं कि ये करंट वर्सेस एफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, तीनों को कंबाइन कर रहे हैं अगेन, एंड कुछ बैंडविड्थ से रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेती हूँ। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा जेड है, कर्व कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ इस तरीके का हमें कर्व मिल रहा है। देखिए इसको कंबाइन किया गया है, तो ये हमारा जेड का कर्व हो जाएगा। अगर जेड का कर्व ऐसा है तो करंट का कर्व हमेशा क्या होना चाहिए, इसका इन्वर्ट होना चाहिए। तो ये हो गया करंट का कर्व आई हो गया है, एंड ये जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा F0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा F0। अब हम देखेंगे कि F0 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे एंड F0 के बिलो वाली फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि अबव क्या होगा, बिलो क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। तो ये जो हमारा है, ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, करंट का है, यानी कि आई मैक्स है हमारा। ये इसे मैं बोल देती हूँ कि ये हमारा आई मैक्स है, एंड ये जो हमारा पॉइंट है इसका जो इंटरसेक्शन मिल रहा है ये हमारा हो जाता है F1, एंड ये जो हमारा F2 है। तो देखिए यहाँ पर F0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड F1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए लोअर तरफ है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एंड F2 जो है वो हमारा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब इसी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम कुछ बैंडविड्थ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट हमारा हो जाता है वो आई मैक्स अपॉन √2 हो जाता है। आई मैक्स अपॉन √2 एंड 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707। तो ये हो जाएगा 0.707 आई मैक्स। नेक्स्ट बैंडविड्थ को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सो बैंडविड्थ कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ F1 एंड F2, जहाँ पर जो करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आई मैक्स बाई √2 हो जाएगा। तो देखिए बैंडविड्थ के बारे में यहाँ बात की जाती है। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा F1, ये होगा F2। तो F2 माइनस F1 को ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं, जहाँ जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपॉन √2 हो जाएगा। करंट डिवाइडेड बाई √2 और 0.707 जो है आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा हमारा,
बैंडविड्थ BW से शो करते हैं। बैंडविड्थ जो होता है वो हमारा F2 माइनस F1 होता है। जब हमारा जो करंट I है वो क्या हो जाएगा, I max अपॉन √2 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ F2 माइनस F1 जो है वो कितना आता है हमारा, R अपॉन 2πL हो जाता है। ये एक फार्मूला हो गया, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसका डेरिवेशन होता है लेकिन आपका रिक्वायरमेंट का नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर सकते हैं। ये हो गया ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू R/L। एक ये फार्मूला हो गया। तो दो फार्मूला हो गया आपका सीरीज रेजोनेंस का केस में बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ कैन बी डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और विच द करंट जो विल बी I max अपॉन √2। ये हो गया बैंडविड्थ। अब जो है वो क्वालिटी फैक्टर और रिलेशन, इसमें हमारा I max कितना हो जाएगा, I जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I max अपॉन √2 हो जाएगा। तो थोड़ा पावर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पावर क्या हो जाएगा, I² इंटू R होता है, I² R, बट I यहाँ पर क्या है, I max बाई √2 है। तो ये हो जाएगा I max अपॉन √2 का होल स्क्वायर इंटू R। यहाँ से कितना मिल रहा है हमें, I max स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R। यानी कि हमारा पावर क्या हो रहा है, जो भी पहले पावर था अब वो क्या हो जा रहा है, पावर आधा हो जा रहा है, पावर हाफ। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो है हमारा पावर जो है वो आधा हो जा रहा है, जबकि करंट जो है वो डिवाइडेड बाई √2 हो रहा है। तो एक कंसेप्ट ये हुआ, आपका जो करंट है वो I max बाई √2 हो रहा है, पावर जो है वो आधा हो जा रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पावर। तो पावर विल बी हाफ। ये हो गया। अब क्वालिटी और बैंडविड्थ का कुछ रिलेशन देख लेते हैं, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हम क्वालिटी फैक्टर कितना निकाले थे, क्वालिटी फैक्टर सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट में ये होता है 1/R √L/C। जो हमारा क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन है बैंडविड्थ के साथ, रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो हमारा जो बैंडविड्थ आता है वो होता है F0 अपॉन Q। ये हो गया रिलेशन, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखिए बैंडविड्थ का जो क्वालिटी फैक्टर के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स का रिलेशन है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, हायर द क्वालिटी फैक्टर लोअर विल बी द बैंडविड्थ। तो ऑप्शन में रहेगा बढ़ेगा कम होगा, तो आपको देखना है कि इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सीरीज रेजोनेंस के केस में। एक और वेवफॉर्म हम देख लेते हैं। जो F और I का जो हमने कर्व बनाया सीरीज रेजोनेंस के केस में कुछ इस तरीके का बनाया हुआ था, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है कि रेजोनेंस कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, तो ये प्लॉट किया जाता है करंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, एंड कुछ इस तरीके का कर्व हमारा बनता है। ये हो गया I का। इसी में मैं Z का कर्व प्लॉट कर लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा Z का कर्व। ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा R था। ये हो जाएगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट था ये था हमारा -XC। तो इस तरीके के कर्व को हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। अब हम क्या करते हैं, अब हम पर्टिकुलरली जो है वो कंडीशन लिख लेते हैं, एक पेज में नोट कर लेते हैं जितना भी हम कंडीशन पढ़े हैं रेजोनेंस के लिए, और देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो कितना आता है। नेक्स्ट देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस L। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस L क्या हो जाता है हमारा, VL जो है वो क्वालिटी J टाइम्स क्वालिटी फैक्टर इनटू अप्लाइड वोल्टेज। ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है, J इंटू क्वालिटी फैक्टर इंटू V होता है। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, जो VL होगा वो क्वालिटी फैक्टर इंटू V एट एन एंगल 90 डिग्री आता है। ये हमारा हो गया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर जो है आपको गिवन रहेगा, अप्लाइड वोल्टेज आपको गिवन रहेगा आरएमएस के टर्म में, एंड 90 डिग्री इसका एंगल आता है।
तो आपको अगर कोई पूछता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए। एंड सेकंड जो हम देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो फॉर्मूला सेम रहेगा बिल्कुल, सिर्फ एंगल में चेंजेस आएंगे। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो आप कैसे बोलेंगे इसको, वी सी इज इक्वल टू माइनस जे क्यू टाइम्स ऑफ वी, और माइनस जे की वैल्यू कितनी होती है, -90 डिग्री होती है, तो ये हो जाएगा क्यू वी एट एन एंगल -90 डिग्री। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द एल और वोल्टेज अक्रॉस द सी। तो आप देखें कि क्वालिटी फैक्टर के साथ जो है वो अप्लाइड वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि ये जो सर्किट है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन करता है। सो दैट्स वाई दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। एंड क्वालिटी फैक्टर को हम मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं, कि मैग्निफिकेशन फैक्टर के टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। ऑल्सो दिस सर्किट इज नोन एज द एक्सेप्टर सर्किट। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको वो याद रहनी चाहिए, एक्सेप्टर किसको बोलते हैं एंड रिजेक्टर सर्किट किसको बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। आपको क्या करेगा, Q की वैल्यू दे देगा और V दे देगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने बोलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो है इसका बिहेवियर किस तरीके का रहता है। तो हमें फिर से रेजोनेंस कर्व की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार फिर ड्रॉ कर लेते हैं, आप भी साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलिए। एंड एक एक चीज़ को जो है बहुत ही अच्छे से आप मार्क करते हुए जाइए। रेजोनेंस कर्व जो है वो हमारा ये हो गया एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा करंट और जेड का एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड का कर्व, एंड ये जो रेड वाला है वो हमारा हो जाएगा आई का कर्व, ये हो गया आई, ये हो गया हमारा जेड। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा F0, एंड ये वाला जो फ्रीक्वेंसी हम बात किए थे वो हो जाएगा F2 अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड ये था हमारा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अराउंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम इसके अबव देखेंगे तो इसका जो नेचर आता है वो आता है इंडक्टिव, यानी कि लैगिंग नेचर का आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो है जो कर्व आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, ये आ रहा था हमारा इंडक्टर की वजह से आ रहा था, तो ये हमारा लैगिंग हो जाएगा। एंड इस तरफ जो आएगा वो हो जाएगा हमारा लीडिंग। तो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द सीरीज आरएलसी सर्किट बिहेव्स एज, ऑप्शन दे देगा लैगिंग, लीडिंग, बोथ। तो आपको लगाना है अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लैगिंग नेचर का होता है, एंड बिलो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो लीडिंग नेचर का होता है। एंड लैगिंग नेचर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द इंडक्टर, इंडक्टर की वजह से आता है, ड्यू टू एल, एंड ये हो जाएगा ड्यू टू सी। जब आप देखेंगे पैरेलल सर्किट तो जस्ट जो है ऑपोजिट नेचर का होते जाएगा, यहाँ पर लीडिंग आएगा, यहाँ पर लैगिंग आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा इम्पीडेंस कितना आता है। तो हमारा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो है वो कितना आ जाता है, Z इज इक्वल टू √2 टाइम्स R हो जाता है। ये होता है फॉर हाफ पावर कंडीशन। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस जो होता है वो कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ R एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब कुछ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा था कि सपोज ये हमारा Z है इज इक्वल टू R था, किस केस में था, ये रेजोनेंस के केस में था। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमने देखा था कि Z इज इक्वल टू √2 टाइम्स तो आ ही रहा था, और इसका इफेक्ट क्या आ रहा था, हमारा लीडिंग का आ रहा था। तो ये हो गया हमारा लीडिंग का केस, एंड इसके लिए हम लेते हैं माइनस, यहाँ पर आता है 45 डिग्री, तो ये हो गया -45 डिग्री। अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे कितना आ जाएगा, ये
ये हो जाएगा हमारा z इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r एट एन एंगल 45 डिग्री। ये एंगल कितना निकल करके आएगा 45। तो ये होता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लीडिंग के केस में हो जाता है ये C, ये हो जाएगा लैगिंग L। तो ये जो है आपको ग्राफ देख करके एक एक चीज़ जो है वो याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से Z होता है एंड हाफ पावर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे वैल्यूज़ आती है। तो ये हो गया हमारा पूरा सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन। एंड हम शॉर्ट में इन ब्रीफ जो है एक एक चीज़ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन है। तो आप भी एक फ्रेश पेज निकालिए एंड देन नोट कर लीजिए सीरीज रेजोनेंस की कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो रहा था सीरीज रेजोनेंस के केस में, सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो हो जाता है हमारा पावर फैक्टर इज यूनिटी, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर हमारा यूपीएफ केस होता है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, करंट आई एंड वी आर इन फेस, यानी कि दोनों फेस में रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड जो हमारी कंडीशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, पावर फैक्टर हमने देख लिया, वी एंड आई आर इन फेस। सेकंड जो हमारा था जेड मिनिमम आ रहा था इज इक्वल टू आर के बराबर आ रहा था। अगर जेड मिनिमम है तो हमारा करंट क्या आ रहा था मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही थी, अंडर रूट ऑफ एल सी, और एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ये जो है वो हमारा फर्स्ट कंडीशन, 4 कंडीशन हो गया। और कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो फिफ्थ कंडीशन थी वो हमारी क्वालिटी फैक्टर जो था वो कितना आ रहा था हमारा सीरीज रेजोनेंस के केस में, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट ऑफ L बाई सी। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो सिक्स्थ आ रहा था वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सएल इक्वल टू, ये जो है वो एक्सएल इक्वल टू एक्सी की वजह से आ रहा था। अब हमारा क्या हो जाएगा VL हमने अभी कैलकुलेट किया था तो कितना आ रहा था प्लस JQ V, और VL इज इक्वल टू Q इंटू वी एट एन एंगल 90 डिग्री। सेवेंथ जो था वो हमारा क्या आ रहा था VC इज इक्वल टू माइनस JQV, और VC इज इक्वल टू QV एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। तो ये हो गया 7th पॉइंट। 8th पॉइंट देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट बोलते हैं। और एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है इसको। जो पॉइंट था वो हम देखे थे रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, तो ये हमारा निकल करके आ रहा था एफ नॉट अपॉन क्यू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है सीरीज रेजोनेंस के केस में। एंड लास्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस कर्व में हम बैंडविड्थ देख लेते हैं एक बार, अपर और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हमारा कितना आ रहा था, 10th पॉइंट हो जाएगा ये। एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी जो कि F1 और F2 था, उस केस में हमारा जो I था वो क्या आ रहा था आई मैक्स अपॉन √2 आ रहा था। एंड 11th पॉइंट हमारा हो जाएगा P कितना आ रहा था 1/2 P रेजोनेंस इज इक्वल टू P हाफ पावर इज इक्वल टू P एट रेजोनेंस, यानी कि जो भी रेजोनेंस में आ रहा था उस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में वो आधा हो जा रहा था हमारा। 12th जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक और फॉर्मूला निकल के आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एफ नॉट इज इक्वल टू F1 F2, यानी कि जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्योमेट्रिकल मीन है किसका F1 और F2 का। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट के टर्म्स में भी आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ω1 इंटू ω2। इसको भी ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th जो फॉर्मूला आ रहा था वो हमारा बैंडविड्थ इज इक्वल टू R अपॉन 2 पाई L। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जितनी सारी कंडीशंस है और कितने कुछ फॉर्मूले हैं सीरीज रेजोनेंस केस में, सब जो है आप 1 बाय 1 नोट करते चलिए। एंड जो एक एक को जो है
याद करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चन, देन आप देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस एक काफ़ी बेहतरीन और अच्छा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये हो गया सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंस का। तो पैरेलल रेजोनेंस का केस में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना है आर, एल और सी का। सेकंड टॉपिक देखते हैं हम पैरेलल रेजोनेंस, एंड देन हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला बेस्ड। बस आपको जो फॉर्मूला थोड़ा बहुत जो है वो याद रखना है, एंड देन आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। पैरेलल रेजोनेंस जो है वो टॉपिक डालिए, एंड देन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट देखते हैं। सेकंड जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है पैरेलल रेजोनेंस। तो दो तरीके का सर्किट बनता है पैरेलल रेजोनेंस में। एक तो आर और एल का जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं सी को। तो ये हमारा एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है। ये हो गया सी, ये हो गया आर, ये हो गया एल। कनेक्ट कर देते हैं हम एसी वोल्टेज सोर्स से। ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स। टोटल जो करंट हमारा सर्किट में फ्लो होता है वो आई होता है, इसमें जो करंट आता है वो IC होता है, एंड इसमें जो करंट जाएगा वो IL हो जाएगा, एंड इसका जो हमारा इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, ZL। तो देखिए फ्रेंड्स, रेजोनेंस कंडीशन होने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी इसका रिएक्टिव कंपोनेंट है वो जो है वो ज़ीरो हो जाए, ताकि करंट और वोल्टेज जो वो एक दूसरे के फेस में आ जाए। तो रिएक्टिव कंपोनेंट करंट ज़ीरो होने के लिए हम जो है कुछ फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे आप देखेंगे कैसे रिएक्टिव कंपोनेंट को हम ज़ीरो कर पाते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। ये हो गया हमारा करंट I हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज हो जाएगा V। करंट IL, अगर IL को हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R और L का जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कि यानी कि वोल्टेज से जो है वो कुछ एंगल जो है वो लैग करेगा। तो लैगिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, एंड ये हमारा हो जाएगा करंट IL। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है तो इसमें हम वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लिए हुए हैं, एंड करंट जो IL है वो फ्लो हो रहा है R और L के कॉम्बिनेशन में। तो कुछ एंगल फाई से क्या हो जाएगा, IL लैग करेगा, एंड लैग के लिए हम क्या किए हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए एंगल फाई कंसिडर किए हैं। अब इस IL को हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस है, टोटल 90 डिग्री रहेगा। IL के दो कंपोनेंट हो जाएंगे रिजॉल्व। तो इससे लगा हुआ जो रहता है वो हमारा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा IL कॉस फाई, एंड ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा IL साइन फाई। तो इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, IL साइन फाई। अब हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारा टास्क है कि IC को ड्रॉ करना। तो IC जो है वो एक प्योर कैपेसिटर है, एंड प्योर कैपेसिटर के लिए हम जानते हैं कि वोल्टेज से जो है वो 90 डिग्री लीड करता है IC। तो मैं इसको रीड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारा IC, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाएगा इसके साथ। अब आप देखेंगे कि रिएक्टिव कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, IC मस्ट कैंसिल IL साइन फाई। तो एक दूसरे को ये कैंसिल करना चाहिए, तो ये हो गया कैंसिल। तो मैं बोल सकती हूँ इसके लिए IC इज इक्वल टू IL साइन फाई। कुछ कंडीशन निकालते हैं हम। अब देखिए IC को मैं क्या लिख सकती हूँ, V/XC लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका इम्पिडेंस XC होगा। IL को मैं क्या लिख सकती हूँ, IL को लिख सकती हूँ V/ZL। देखिए यहाँ पर जो हमारा IL है वो R और L के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा V/ZL साइन फाई। अब हम इम्पिडेंस डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो इम्पिडेंस डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल होता है फाई, ये होता है X, एंड ये होता है हमारा R, एंड दिस इज Z। तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा XL है, एंड हाइपोटेन्यूस कितना है ZL है। दिस इज ZL। ZL इंटू ZL, ZL स्क्वायर हो जाएगा। V से V जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। देखिए क्या कंडीशन आ रही है अभी हमारी। तो कंडीशन कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है कि ZL स्क्वायर इज इक्वल टू XL इंटू XE।
ये हमारा कंडीशन आ गया। फर्दर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ZL² इज इक्वल टू XL क्या होता है हमारा ओमेगा L, XC क्या होता है 1/ओमेगा C। यहाँ से यहाँ देखिए ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जा रहा है, हो गया। तो क्या निकल के आ रहा है, ZL² इज इक्वल टू L/C और Z इज इक्वल टू √of L/C, दिस इज L/C। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, इसको मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन में कई बार दे देता है Z की वैल्यू L और C दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट करिए इम्पिडेंस Z। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इस Z को। तो हमारा Z निकल करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा यहाँ Z निकल करके आ रहा है वो आ रहा है √of L/C। तो ये हमारा Z नहीं था, वो ZL था, इसको ZL कर लीजिए। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ZL क्या हो जाएगा, R और L का क्या है हमारा वेक्टर एडिशन है, तो ये हो जाएगा √of R² प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू √of L/C। रूट और कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो Z की वैल्यू निकल करके आएगी L/C इस इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं, कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं एंड देन आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1, तो देखिए रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ रहा है R² प्लस XL² इज इक्वल टू L/C आ रहा है। इस XL को मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखती हूँ, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L का होल स्क्वायर L/C। आगे और सॉल्व करिए, R² इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर L² इज इक्वल टू L/C। कुछ नहीं है, जस्ट मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ एंड देन सॉल्व कर रही हूँ। R जो है R² को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर L² इक्वल टू L/C माइनस R²। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब इस L² को क्या कर लीजिए, यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा एम जो है वो ओमेगा नॉट निकालना है। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर L/C, L² यहाँ नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा L² माइनस R² L²। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ यहाँ पर R² प्लस XL² इक्वल टू L/C। यहाँ पर हमने XL की वैल्यू रखी ओमेगा नॉट इंटू L होल स्क्वायर, ब्रैकेट को हमने ओपन किया, तो R² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर L² इक्वल टू L/C ऑलरेडी था। इस R² को हम इस तरफ शिफ्ट किए हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर L² इक्वल टू L/C माइनस R²। इस L को मैं यहाँ नीचे लेकर के आई हूँ, तो ये हो जाएगा L/L² माइनस R²/L²। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC माइनस R²/L²। यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू कुछ निकल करके आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/LC माइनस R²/L²। तो ये हमारा पैरेलल रेजोनेंट का केस है, जहाँ ओमेगा नॉट जो है वो कितना आ रहा है √1/LC माइनस R²/L²। तो इसमें जो है वो खास बात ये है नोट करने वाली कि जो हम सीरीज रेजोनेंस पढ़ते थे उसमें ओमेगा नॉट जो आता था वो 1/√LC है। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है R²/L² का। तो जब आप R को नेग्लेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम फॉर्मूला बन रहा है हमारा एज कंपेयर टू सीरीज रेजोनेंस। अगर R नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ओमेगा नॉट जो है वो कितना आ जा रहा है √LC। तो इस केस में भी हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/√LC। F0 में बात कर ले तो ये हो जाएगा 1/2π√LC। ये हो गया हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर का मैं आप बिल्कुल आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है सीरीज रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर याद रखना है एंड देन उसी को फॉर्मूले को हमको क्या करना है रिवाइज करना है एंड थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेना है, उसको मॉडिफाई कर लेना है। तो क्वालिटी फैक्टर हम सीरीज़ के केस में क्या पढ़े थे, यहाँ स्मॉल s मतलब सीरीज़ है 1/R√L/C ये आपने पढ़ा था। सेम फॉर्मूले को याद रखना है, सिर्फ इसको R को 1/R को रिप्लेस कर देना है, R से L और C को आपस में रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर बनेगा पैरेलल के केस में। तो ये हो जाएगा R√C/L। सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल
याद रख सकते हैं आप। इसको आप बॉक्स में फिल कर लीजिए एंड देन आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और जो है इसमें एक और पॉइंट याद रखने वाली ये बात है कि सीरीज रेजोनेंस को हम क्या बोलते थे, वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। इसको हम बोल देंगे जस्ट ऑपोजिट करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। तो ये बोल दिया हम इसको करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। एंड ऑल्सो रिजेक्टर सर्किट भी कहा जाता है इसको। ये हो गया हमारा पैरेलल रेजोनेंस का केस। एक और सर्किट जो है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है इससे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देन हम उसके बाद टैंक सर्किट क्या होता है उससे बात करेंगे उस पर। तो थर्ड हमारा जो टॉपिक आएगा वो हो जाएगा सिंपल सा पैरेलल आरएलसी का केस है, बहुत सिंपल डायग्राम है। एंड आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात की जाती है इसमें भी। कंडीशन इसके भी सब सेम रहेंगे। रेजोनेंस का कंडीशन जो है सब सेम रहेगा हमारा। पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, वी और आई एक दूसरे के फेस में होंगे, एक्सएल एक्सी एक दूसरे को नलीफाई करेगा, वोल्टेज जो वो और अदर कंडीशन रहेंगे वो सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या है थोड़ा सा डेरिवेशन और वो फार्मूला याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है कि पैरेलल रेजोनेंस के केस में आप बताइए। ये हो जाएगा हमारा अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज़ वी, दिस इज़ आर, ये हो जाएगा हमारा L इंडक्टर, एंड ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। इसमें हमारा करंट क्या फ्लो हो रहा है, IL फ्लो हो रहा है, इसमें IC फ्लो हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा IR। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको ओमेगा नॉट की अगेन वैल्यू याद रखनी है, अंडर रूट ऑफ LC। पैरेलल का केस हो जाएगा 1/√LC। एंड इसमें जो हमारा क्या होता है सीरीज रेजोनेंस के केस में हम देखते थे तो हमारा क्या आ रहा था, Z मिनिमम आ रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Z जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। अगर Z मैक्सिमम आ गया तो एडमिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हम देखे थे कि एडमिटेंस और इम्पिडेंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट इस केस में मिनिमम आ जाएगा। तो ये सारे कुछ कंडीशन है जो मैं एक टेबल के फॉर्मेट में आपको लिख के दे रही हूँ, तो आप उससे क्या हो जाएगा, रिविजन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ शॉर्ट में मैं क्या कर रही हूँ, कुछ जो है कंडीशंस आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड बेटर रहेगा कि आप एक तरफ सीरीज लिखें और एक तरफ जो है वो पैरेलल लिखें। एक पेज को डिवाइड करिए एंड दोनों तरफ जो है अगल बगल में लिखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी पैरेलल रेजोनेंस के लिए वो क्या थी हमारी, पावर फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, UPF होना चाहिए, यानी कि हमारा V और I जो है वो क्या होना चाहिए, RM फेस। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू XC वाला कंडीशन था। थर्ड हम देखे थे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। फोर्थ हमने क्वालिटी फैक्टर देखा, वो क्या हो जाएगा, याद करिए R√C/L, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिफ्थ हम देख रहे थे कि इसमें Z क्या होता है, Z मैक्सिमम होता है, इम्पिडेंस जो है वो मिनिमम होता है। सिक्स्थ जो हम बात किए थे वो हमारा करंट क्या होता है, करंट मिनिमम होता है। एंड करंट मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू वाई मिनिमम। सेवेंथ हम क्या देख रहे थे, ओमेगा नॉट हमने सब कर लिया, इसको हम बोलते हैं करंट मैग्निफिकेशन सर्किट और रिजेक्टर सर्किट। तो ये सारी जो है इसकी खास बात है। आपको क्या करना है, सीरीज रेजोनेंस याद करना है एंड देन उसको मॉडिफाई करके पैरेलल रेजोनेंस में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो एक टैंक सर्किट होता है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, एकदम 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको बोलता है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालिए टैंक सर्किट का। तो टैंक सर्किट क्या होता है, टैंक सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C। L और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है एंड इन दोनों की वजह से ही हमारे क्या होता है, सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट होती है। तो देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कुछ किस तरीके से होता है। फोर्थ जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा टैंक सर्किट, छोटा सा टॉपिक है। इस टैंक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं और ट्यून्ड सर्किट बोला जाता है। तो एक और नाम क्या है इसका, रेजोनेंट सर्किट और ट्यून्ड सर्किट। ट्यूनिंग होती है हमारे जो भी ऑसिलेटर वगैरह होता है, हम रेडियो वगैरह FM में हम ये एक ट्यून्ड सर्किट जो है वो यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा हमारा
L, ये हो गया हमारा C। इन दोनों का ही पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो एक टैंक सर्किट क्रिएट करता है एंड जो है सर्किट में हमने क्या अप्लाइड वोल्टेज V अप्लाई किया है, करंट जो है वो हमारा I जा रहा है। तो सिंपल सा इसमें भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/√LC और F0 इज इक्वल टू 1/√LC। सिर्फ आपको जो है सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये हो गया हमारा टैंक सर्किट। एक दो मिसलेनियस टॉपिक और हैं, उसको हम देख लेते हैं। इन फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। एक मिसलेनियस क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सर्किट कुछ इस तरीके का होता है। इसमें आपको क्या दे देगा, दो पैरेलल ब्रांच दे देंगे, दोनों ही में रेजिस्टर कॉमन है, एक कैपेसिटर दे देगा एंड इसको जो है वो सप्लाई से कनेक्ट कर देगा। ये हो गया हमारा R, दिस इज़ ऑल्सो R, दिस इज़ L, दिस इज़ C। तो इसमें आपको क्या देता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट देखिए, L और C की वैल्यू दी रहती है और आपको क्या बोलता है, आप R की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हमारा जो R की वैल्यू आती है वो √L/C। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन ये स्किप कर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये फॉर्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, R² = L/C और R = √L/C। नेक्स्ट एक और हमारा आता है डायनामिक इम्पीडेंस। डायनामिक इम्पीडेंस हम बात करते हैं, पैरेलल रेजोनेंस के केस में हम बात कर रहे थे। तो उस केस में हमारा जो डायनामिक इम्पीडेंस Z आता है वो हमारा होता है L/RC। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के तौर पे याद कर लीजिए। शॉर्टकट ये है कि देखिए R और C हमेशा एक साथ रहते हैं, तो L/RC हमारा क्या हो जाएगा, डायनामिक इम्पीडेंस हो जाएगा। ये हो गया। थर्ड जो है एक और फॉर्मूला है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पूछेगा जब हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो मैक्सिमम है। तो इसका कुछ डेरिवेशन होता है, काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है जो कि आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। तो फर्स्ट जो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम। ये होता है हमारा सीरीज रेजोनेंस के केस में। चाहे तो आप उस अगर पेज आपका हो तो वहीं आप नोट कर लें। ये होता है FC = 1/2π√1/LC -R²/2L²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। याद रखने का तरीका ये है कि वोल्टेज अक्रॉस L इज मैक्सिमम होगा तो आपको ये 1/√LC तो आ ही रहा था, R²/2L² जो वो एक्स्ट्रा याद रखना है। 2 जो है वो आएगा, ये ध्यान रखना है, 2 को मिस नहीं करना है। सेकंड जो है वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस C इज मैक्सिमम। तो ये हमारा आता है FC = 1/2π√LC -R²C²/2। तो ये कुछ फार्मूला है, इसको आप अच्छे से प्रॉपर नोट डाउन करिए। फार्मूला जो है वो पूछ लेता है, तो एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ जो है वो रेजोनेंस टॉपिक का जो है वो थ्योरी ख़त्म होता है। अब हम जो है वो टॉपिक न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ सॉल्व करके कि किस तरीके का जो न्यूमेरिकल वो आता है। बाकी आप जो है वो थोड़ा सा इसको रिलेट करिए कि किस तरीके से सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस जो वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।